लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास का क्वेश्चन पेपर जो यूपी पीजीटी 2011 भर्ती का है और ये भर्ती कंडक्ट हुई थी 2016 में, यानी यूपी पीजीटी इतिहास का जो परीक्षा हुई थी 2016 में हुई थी, लेकिन जो भर्ती हुई थी वो 2011 की भर्ती है ये। और हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं। तो फिलहाल 2020 का जो भर्ती आई हुई है पीजीटी की, इस भर्ती के लिए हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन सी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है 2020 के लिए इतिहास पीजीटी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं: शेख अहमद सरहिंदी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिलता है कि आपको 2020 के लिए जो सूफी संत हैं उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, हो सकता है कि 2020 में क्वेश्चन आ जाए किसी दूसरे सूफी संत से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वह मामलुक सुल्तान जो राजस्व के दैवी सिद्धांतों का पक्षधर था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बलबन। ठीक है, बलबन जो था वो राजस्व के दैवी सिद्धांतों का पक्षधर था, यानी वो ये मानता था नियाबत खुदाई, यानी ऊपर अल्लाह है और नीचे मैं अल्लाह का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी अल्लाह का एक मैं प्रतिनिधि हूँ। तो सभी लोगों को, यानी मेरी जो प्रजा है उसको मेरी बात को मानना चाहिए और ये फील करना चाहिए कि ये संदेशा अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, और उसने कई इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशंस भी अपने कोर्ट में लागू कराए। जैसे सबसे उनमें प्रमुख 2 थे। जैसे एक था सिजदा, ठीक है, एक सिजदा था और दूसरा था पायवोस। अगर हम सिजदा की बात करें तो सिजदा में क्या होता था, सिजदा में अगर कोई व्यक्ति सुल्तान के सामने आएगा तो अपने सर को झुकाएगा। ठीक है, घुटनों के बल अपने सर को झुकाएगा, यानी पहले वो नीचे झुकेगा अपने घुटनों के बल, फिर अपने सर को झुकाएगा। और उसके बाद में पायवोस का मतलब क्या था कि पायवोस जब करेगा तब वो अपने सुल्तान के कदमों को चूमेगा। तो ये सिजदा और पायवोस भी अगर आपसे पूछता है कि किसने लागू कराया था तो वो था बलबन। बलबन की अगर हम बात करें तो वो किस वंश से था? बलबन एक मामलुक सुल्तान था, यानी मामलुक को हम कहते थे दास वंश। ठीक है, यानी जो गुलाम वंश था, गुलाम डायनेस्टी जो थी यानी स्लेव डायनेस्टी, उसको हम कहते थे मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, या फिर उसको इलबारी वंश भी कहते थे। तो इससे था। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें शासक हुए हैं दास वंश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम सारी जो इम्पॉर्टेंट जो वंश हुए हैं वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय जो हुई थी उसको आपको तिथि के हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, आपको तिथि के हिसाब से उसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें फिलहाल जो ऑप्शंस बनेंगे वो ये होंगे 2, 3, 4 इस तरीके से होंगे। ठीक है, 1 और 4, 3, 2, 1, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस अरेंज होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं हो पाए टाइपिंग में, तो हम समझते हैं कि कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, सही क्रम इसका क्या हो सकता है। तो अगर हम समझें कि सबसे पहले जो विजय इसकी हुई थी वो कौन सी हुई थी, वो विजय हुई थी गुजरात की। सबसे पहले गुजरात जो 1298 में हुआ था। ठीक है, 1298 में गुजरात विजय हुई थी। उसके बाद में फिर 1301 में रणथंभौर विजय हुई और उसके बाद में फिर चित्तौड़ की कब हुई थी? चित्तौड़ की हुई थी 1303 में और उसके बाद में तेलंगाना की 1309 में। तो इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा? सबसे पहले गुजरात तो 1, उसके बाद में रणथंभौर 2, उसके बाद में फिर 3 चित्तौड़ और 4 तेलंगाना। तो इस तरीके से ये सही क्रम इसका रहेगा। अगर हम इसकी समझें
इसकी जो इम्पोर्टेंट विजय थी सबसे, वो थी चित्तौड़, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था चित्तौड़ की विजय के उपरांत, चित्तौड़ की विजय के लिए। तो इसके पीछे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे होंगे? अब लोगों का कहना है कि उस समय जो इतिहासकार थे वो थे हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी पद्मावत, तो उसमें कुछ मेंशन किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ की जो रानी थी, क्वीन थी चित्तौड़ की, रानी पद्मिनी, तो उनको प्राप्त करने के लिए वहाँ पे अटैक किया था। तो जो भी रीज़न रहे होंगे, अब ये इतिहास की बातें हैं तो कुछ सत्य है, कुछ सत्य नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हमें सिर्फ अपना क्वेश्चन का आंसर देखना है। अब अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया, यानी किसने उसको कत्ल कर दिया? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, या फिर मालिकों द्वारा, या फिर खोखरो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खोखर। ठीक है, खोखरो ने मोहम्मद गौरी को गजनी जाते हुए मार दिया था। अब इसके पीछे क्यों मारा, इसके पीछे एक वजह है। ठीक है, आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो इट विल टेक मोर टाइम, बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से 2020 में जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे स्टोरी के साथ साथ कि किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हुए और कैसे ये सुल्तान मारे गए और इसके पीछे की वजह क्या रही। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे पूछता हूँ कि आई होप कि आप लोग कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर लिखेंगे। वो ये है कि मोहम्मद गौरी की 2 बैटल हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ में। एक हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और दूसरा हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो वो डेट क्या है, यानी पहली कब हुई थी और दूसरी कब हुई थी? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि बैटल ऑफ चंदावर, यानी चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? आपको कमेंट में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्याधर जो चंदेल शासक थे उन्होंने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया था। तो इसका आंसर करेक्ट होगा विद्याधर। अब हमारे एग्जाम के लिए चंदेल, चौहान, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, ये सारे जो वंश हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और चंदेलों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेलों ने ही बनवाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अद्वैत वेदांत। ठीक है, अद्वैत वेदांत उन्होंने दिया था। आगे हम समझेंगे वीडियोस के माध्यम से कि ये अद्वैत वेदांत क्या होता है। अगर हम बात करें शंकराचार्य की, शंकराचार्य ने भारत में, संपूर्ण भारत में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण किया था और उन्होंने काफ़ी कम उम्र से ही घर को त्याग दिया था। और किस तरीके से वो संपूर्ण भारत में गए, उन्होंने 4 मठों को स्टैब्लिश किया था। भारत में अलग अलग डायरेक्शन में 4 मठों की स्थापना की थी। कौन कौन से वो मठ थे, आपको कमेंट में उसका आंसर करना है कि कौन कौन से मठ थे और कौन कौन से स्टेट में वर्तमान में वो मठ हैं। ठीक है, वो चारों दिशाओं में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में और ईस्ट में है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन प्रतिहार शासक नहीं है, यानी जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें कौन सा प्रतिहार शासक नहीं है? तो मिहिर भोज, नागभट्ट, राज्यपाल या फिर राजसिम्हा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजसिम्हा। राजसिम्हा जो है इसका उत्तर सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रतिहार शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस टेम्पल का निर्माण कराया था, यह है कहाँ पे? ये एलोरा में है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हैं कहाँ? वो हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये इन गुफाओं में अलग अलग धर्मों के टेम्पल बने हुए हैं। तो इसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो होगा कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा में जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं उनमें प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाल वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन आपके पास में गोपाल है, धर्मपाल है, देवपाल या फिर विग्रहपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है गोपाल। पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल हैं और उसके बाद में आते हैं उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल। ठीक है, तो पाल वंश को भी हम पढ़ेंगे। फिर है राष्ट्रकूट।
राष्ट्रकूट जो वंश था उसके, यानी राष्ट्रकूट वंशज थे, तो आपके पास ऑप्शन जो दिए गए उनमें कौन से राष्ट्रकूट वंशज थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बादामी के चालुक्य। ठीक है, बादामी के जो चालुक्य थे वो राष्ट्रकूट के वंशज थे। अगला है कि चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? राजराज है, या राजेंद्र है, या फिर कुलोतुंग है, या फिर उपरोक्त सभी है? तो इसका जो उत्तर सही है वो है कुलोतुंग। ठीक है, कुलोतुंग ने जो है चीन में अपने व्यापारिक राजदूत भेजे थे, यानी दूत मंडल भेजा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो जरा आप यहाँ पे ये नोटिस करिए कि क्वेश्चन का स्तर क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? चोल है, चेर है, पांडे या फिर सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चोल। ठीक है, चोल जो थे वो दक्षिण भारत में जो राजपोत था उसके निर्माण में संलग्न थे। ठीक है, चोल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्मों की यहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं? अब यहाँ पे क्या जैन है, इसके हिसाब से हिंदू है, बौद्ध है, या फिर सभी है? तो इसके हिसाब से जो इसका सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी उत्तर इसके करेक्ट हैं। जैन भी हैं इसके अंदर, हिंदू भी हैं और बौद्ध गुफाएं भी इसके अंदर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा? यानी जैन धर्म के दो संप्रदाय थे जो बटे थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, यानी कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। तो ये किसके शासनकाल में ऐसा ये डिवीजन हुआ? अशोक थे, कनिष्क थे, चंद्रगुप्त थे, या समुद्रगुप्त थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रगुप्त। ठीक है, ये चंद्रगुप्त के समय ऐसा हुआ था। जब हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे तो समझेंगे हम किस तरीके से ये अलग अलग डिवीजन हुए थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक्टिविटीज की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? होयसाल, पांड्य, काकाती, या सभी? तो इसका आंसर है सभी, यानी चोल राज्य के पतन के लिए जो उत्तरदायी स्टेट्स थे वो सभी थे। ठीक है, होयसाल भी था, पांड्य भी था, काकाती भी था। क्वेश्चन नंबर 16। त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था, तो ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? यानी जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कौन कौन से नाटक की रचना की थी? अगर हम बात करें हर्षवर्धन के बारे में तो हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश में आते हैं, यानी पुष्यभूति वंश से संबंधित हैं। इन्होंने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जो नाटक थे इनकी रचना की थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हर्षचरित है, एक है हर्षचरित, उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है बाणभट्ट ने। ठीक है, उसको लिखा है बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम जो अभिलेख था वो कौन था? एहोल था, जूनागढ़, या नानाघाट, या एरण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एरण। ठीक है, एरण अभिलेख से सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन 19 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? ऑप्शन आपके पास में श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, समुद्रगुप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने उपाधियां धारण कई की थी, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, और इनके दरबार में लगभग 9 इंपॉर्टेंट जो लोग थे वो रहते थे, जिनको हम नवरत्न कहते थे, जैसे कालिदास, शपणक, अमर सिंह इत्यादि। तो जब हम पढ़ेंगे तो सारी बातें हम करेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इनके दरबार में रहते थे और किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से बैटल हुए,
इन्होंने सक्री की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, सक्री की उपाधि भी धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये मथुरा शैली। अगला क्वेश्चन है कनिष्क ने अपनी राजधानी किसको बनाया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सबको पता रहता है, ये क्वेश्चन का आंसर है पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर को कैपिटल बनाया था अपनी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी जो यहाँ पे शासक दिए गए हैं उनको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कनिष्क द्वितीय, वसुदेव प्रथम, हुविस्क और वसुदेव द्वितीय। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी सबसे पहले आएंगे हुविस्क, उसके बाद आएंगे कनिष्क द्वितीय, उसके बाद आएंगे वसुदेव प्रथम और फिर आएंगे वसुदेव द्वितीय। तो इसका ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 23, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था। तो इनका जो मुख्य आय का साधन था वो था भूमिकर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिखा हुआ है कि जो बुद्ध चरित है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं अश्वघोष। तो इसका आंसर नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, पहला आंसर। उसके बाद में महायान शाखा का साहित्य जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, देवनागरी में या प्राकृत भाषा में या फिर संस्कृत में या तमिल में। तो इसका जो उत्तर सही है वो है संस्कृत में। क्वेश्चन 26 है, शाक्य के गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे। चौपाल, संस्थागार, या इसमें पहला सही, दूसरा सही या फिर उपरोक्त में कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर सही है, संस्थागार कहते थे उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था। तो इसको अशोक ने बनवाया था। इसका आंसर सी है, पहला वाला सही है। और जो अशोक थे वो मौर्य वंश से थे। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा हुआ है कि यम और नचिकेता की जो कहानी है, कथा है, वो किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद में उल्लिखित किया गया है यम और नचिकेत की कहानी को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। ऑप्शंस आपके पास में है बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आज का लास्ट है 30वां, वो है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट धननंद था। तो इसका आंसर होगा बी। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। ऐसे हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे और उम्मीद करूंगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर जितने हुए हैं वो सारे इस तरीके से डिस्कस में करूं। ठीक है, हो सकता हो कि किसी पेपर में मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस करूं बातें। आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो इतिहास में किस पार्ट से पूछे गए हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि कौन सा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको प्रिपेयर करना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।